हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जितेंद्र नेट जेआरएफ में स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी का पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ही यही है कि हम सभी लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हों। इसके लिए हम सभी को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो 2 पेपर होता है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए, उसमें हम सभी को बेसिक से हाई लेवल तक जो है नॉलेज होना परम आवश्यक है। जो छात्र जो स्टूडेंट एजुकेशन विषय लिए हैं उनके लिए यह चैनल सफिशियंट है। इस चैनल की शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है और आशा करते हैं कि आपको जो भी वीडियो को जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी जो है आपको पसंद आएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि यह वीडियो जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, ये 4 कोर्सों के लिए जो है यह वीडियो जो है सफिशियंट होगा। कहने का तात्पर्य जो चैनल बनाया गया है जितेंद्र नेट जेआरएफ, इन सभी कोर्सों के लिए जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो केवल बेसिक जानकारी है कि जो छात्र जो यह यूट्यूब चैनल देखेंगे, अगर भविष्य में वो जो है एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ देखना चाहेंगे, यानी उसकी परीक्षा में शामिल होना चाहेंगे, या अध्यापक बनने का जो है उनके अंदर एक हुनर होगा, एक कौशल होगा, एक चाह होगी कि देश में हम जो है अध्यापक बन के अपना योगदान दे सकें, समाज का कल्याण कर सकें, देश का हित कर सकें, अपना हित कर सकें, समाज का हित कर सकें, परिवार का हित कर सकें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह यूट्यूब चैनल बेनिफिट है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस यूट्यूब चैनल पर जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में एजुकेशन सब्जेक्ट जो है बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो पेपर सेकंड पुनः आप जान लीजिए एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र विषय वाले बच्चों के लिए जो है, जो पीजी डिग्री किए हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही मस्ट है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए। आज का जो विषय है हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले सिलेबस का जो है डिटेल्ड डिस्कशन किया था। 2 वीडियो जो है सिलेबस के ऊपर बने हैं। आप सभी लोग सबसे पहले उन दोनों वीडियो को विजिट कीजिएगा। उन दोनों वीडियो को विजिट करने के बाद ही जो है आप इस तीसरे वीडियो को जो है शुरुआत कीजिएगा। और पेपर फर्स्ट का जो है यह लेक्चर फर्स्ट होगा, यानी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर है। तो जो हमारा जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले मकसद जान लीजिए इसका। एक बार पुनः आपको रिकॉल कराते हैं। यह यूट्यूब चैनल खास करके नेट जेआरएफ के लिए बनाया गया है। जो एस्पिरेंट जो है आगे चलकर नेट का पेपर देना चाहेंगे, नेट का पेपर देने चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर अध्यापक बनना है और शिक्षक बन करके, अध्यापक बन करके एक बेहतरीन मार्गदर्शन करना है बच्चों का। तो उनके अंदर जो है, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा तो लिए हैं वो, शिक्षा का मतलब ज्ञान कहीं ना कहीं से वो प्राप्त किए हैं, लेकिन जो पढ़ाने की कला होती है, पढ़ाने का कौशल होता है, स्किल होता है, उसी को हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना? अभिवृत्ति का मतलब स्किल, एप्टीट्यूड। भाई जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट का ज्ञान तो हमें है, लेकिन पढ़ाने की जो कला होनी चाहिए, पढ़ाने का जो कौशल होना चाहिए, वो नहीं है। तो पेपर फर्स्ट हमें ये सिखाता है शिक्षण
एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड ये सिखाता है कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है टीचिंग करने का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या उनसे मीडियम बच्चों को, जो है कह सकते हैं प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर या हायर स्तर, उच्च लेवल के जितने भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार सा स्किल लगता है। बच्चों के स्तर को समझ करके जो है अगर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। हम बच्चों के अगर स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं और अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिए, कौन सा बच्चा है जो बहुत कम समझता है, कौन सा बच्चा है जो बहुत तुरंत समझ जाता है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो उसका इंटरेक्शन तो होता है आपसे लेकिन बीच में होता है। जैसे आप बच्चों का भी स्तर जानते हैं कि बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिभाशाली होते हैं, एक मंद बुद्धि होते हैं, एक जड़ बुद्धि, एक सामान्य स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर कह सकते हैं। तो जन्मजात जो प्रतिभाशाली होते हैं, अगर उनको कोई भी टॉपिक, अगर आप कोई भी प्रकरण समझा रहे हैं तो उनको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। मीडियम के हैं, समझ में आता तो है लेकिन कुछ देर बाद समझ में आता है, या उनको 1 या 2 बार आप उनको रिपीट करके बताते हैं तब उनको उस चीज़ का ज्ञान होता है। जो थर्ड स्तर हमारा आता है जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि, जो उनके पास विवेक तो है लेकिन बहुत कम है। उनको आप चाहे जितनी बार आप समझा दीजिए लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हो सकता है बहुत समय बाद आ जाए, बहुत समय बाद आए। तो इस प्रकार से एक अध्यापक को चाहिए कि सबसे पहले वेल ट्रेंड हो, ज्ञान तो हो उसके पास सब्जेक्ट का, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको पढ़ाने का जो स्किल है वो होना चाहिए। इसके लिए देखिए आप सभी लोग जो है डिग्री कॉलेजों में जो है, डाइट कॉलेजों में बीएड और बीटीसी का कार्यक्रम कराया जाता है, प्रशिक्षण कराया जाता है कि अध्यापक बनने से पहले आपको जो है प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, या आप अगर ये 2 कोर्स नहीं किए हैं, मास्टर डिग्री के थ्रू आप अगर नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है इन सभी ज्ञान से होकर गुजरना पड़ेगा कि पढ़ाने का स्तर क्या है। जैसे मान लीजिए स्तर ही है तो स्तर को 3 प्रकार के भागों से डिवाइड किया गया। जैसे स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल, बोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो ये 3 प्रकार के लेवल हैं और अलग अलग प्रकार के बच्चों पर ये लेवल्स लागू होते हैं। अब अगर बहुत सारे अध्यापक आपने देखा होगा कि पढ़ाने जाते तो हैं लेकिन पढ़ा के चले भी आते हैं, बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं कि हमें पढ़ाया क्या गया है। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनके अंदर पढ़ाने के वो कौशल हैं, वो पढ़ाने से पहले जो है एक रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि आज हम बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाएंगे, कौन से तरीका अपनाकर पढ़ाएंगे, कौन सा कला का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। खेल विधि से अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो खेल विधि क्या, प्रयोग विधि है तो प्रयोग विधि, ठीक है ना। मतलब जितने भी तमाम प्रकार की विधियां हैं उन सब का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक अध्यापक जाता है बढ़िया से कलात्मक ढंग से पढ़ाने का प्रयास करता है और बच्चों को आसानी से वो समझ में आ जाता है, एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पहला यूनिट है, ये हमको सिखाता है कि हमें अगर अध्यापक बनना है, शिक्षण कार्य करना है, तो सबसे पहले उसके जितने भी आयाम हैं, जितने भी एप्टीट्यूड हैं, उसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे। लेकिन शिक्षण को जानने से, शिक्षण का मतलब ही क्या है? पढ़ाना। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा, शिक्षण का मतलब ही होता है क्या? पढ़ाना, पढ़ाना या सिखाना। ये कार्य करता कौन है? ये कार्य करता है टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक। पढ़ाना सिखाना ये कार्य किसका है? शिक्षक का है। अगर शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करने जा रहा है लेकिन उसके पहले शिक्षक क्या है इसको नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो टीचिंग स्किल है वो बेकार है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को शिक्षण क्या है या शिक्षा क्या है ये जानने का प्रयास करना चाहिए।
मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि शिक्षण वह व्यवसाय है जिसके जरिए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपनी नैतिकता का पूर्णतः विकास करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप एजुकेशन लिए हैं, शिक्षा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नैतिकता का विकास हो जाता है, चरित्र का विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास हो जाता है। शारीरिक विकास तो होना ही है, वो अपना लेवल अलग है, लेकिन जो दिखता नहीं है, जो डेवलपमेंट है, जिसका विकास होता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से आपका परिमार्जन होता रहता है। अगर आप वेल एजुकेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप के अंदर संस्कार आएंगे और उस संस्कार से आप बड़ों का आदर करना सीखेंगे, बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे। ठीक है, देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति को जानेंगे, समझेंगे, उसके विकास में अपना सहयोग करेंगे। जैसे कि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रह करके वो तमाम ऐसे चीज़ों का अध्ययन करता है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है, शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है। अगर हम शिक्षा को व्यवसाय के नज़रों से देखें तो कहीं ना कहीं उस व्यवसाय से जो हमें बेनिफिट हो रहा है, जिससे हमें फायदा हो रहा है, वो क्या है? हमारा नैतिकता, मोरलिटी हमारे अंदर आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक, चरित्रता आ रही है हमारे अंदर, बिहेवियर चेंजिंग, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। इन सारे तथ्यों का परिमार्जन होता रहता है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि अगर शिक्षा आपके जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं अंधकार में हैं आप, कहीं ना कहीं भ्रम में हैं आप, कहीं ना कहीं अज्ञानता है आपके अंदर, और इस भ्रम और अज्ञानता के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपराध में आता है। और समाज का एक नागरिक होने के नाते अगर आप एक आपराधिक दृष्टि से हैं, अपराधी हैं, तो समाज के लिए खतरा है आप। तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक शिक्षक का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे शिक्षा लेकर के उसका हम समाज में इस प्रकार से परिमार्जन कर सकें जिससे समाज हमारा परिवर्तित हो सके। ठीक है, शिक्षा जो है, कहा गया है, एक प्रकाश के समान है। जो एजुकेशन है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट भी करते रहिएगा। एजुकेशन बराबर हम कह सकते हैं लाइट। अगर आपके जीवन में शिक्षा है तो आपके जीवन में प्रकाश है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में आप देखने का प्रयास करेंगे कि आपका उपहास होता है। आप किसी भी ऐसे चीज़ों से जो है अवेयरनेस नहीं हो पाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। आपका परिवार पीछे रह जाता है, आपका जो है आपके परिवार का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, आपकी जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें उस चीज़ का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन आपने लिया है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप समझ लीजिए प्रकाश में हैं। प्रकाश का तात्पर्य यह है कि आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आप एक अच्छी नौकरी पाएंगे, और नौकरी पाएंगे तो उसके साथ साथ आप पैसा भी कमाएंगे, और जब पैसा कमाएंगे तो आपके जीवन में उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहने का तात्पर्य खुशी ही खुशी है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, तो कहीं न कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो है एजुकेशन को समझें और इसको महत्व दें, इम्पोर्टेंस दें, खुद तो शिक्षित हों और अपने बच्चों को भी शिक्षित करें। इसीलिए समाज में शिक्षा व्यवस्था लाया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक अहम कड़ी है जो हर व्यक्ति को जो है उससे गुजरना पड़ता है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास होना तय है, देश का विकास होना संभव है। इसलिए हमारे महान विद्वानों ने, महान मनीषियों ने, कई प्रकार के नेताओं ने, समाज सुधारकों ने शिक्षा में जो है एक भी बच्चा ना छूटे, एक भी परिवार का बच्चा ना छूटे, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाते रहते हैं, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसा मोटिवेशन
हमारे महान समाज सुधारकों ने किया, जिसको लागू किया गया और आज लगभग जो है सभी घरों में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है कहीं ना कहीं मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुफ्त किताबें प्राप्त कर रहे हैं और उनका जीवन संवर रहा है। क्योंकि शिक्षा है तो जीवन है। जैसे कहा गया है जल ही जीवन है, वैसे शिक्षा है तो जीवन है आज के समय में। तो मेरी भी ये दरख्वास्त रहेगी, आपसे आग्रह रहेगी कि आप सभी लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि सही दिशा में उनका मार्गदर्शन हो सके। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि शिक्षण एप्टीट्यूड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले शिक्षा क्या है ये सीखेंगे, एजुकेशन। इसका शाब्दिक अर्थ सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, मीन्स नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद जो है व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या महत्व है, यानी ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसके महत्व को समझेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके यूजेस को समझेंगे, उपयोग को समझेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट होता जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो है वीडियो जो है आराम से समझिए। लैंग्वेज बहुत गति जो बोलने की है बहुत तेज़ी से नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे मैंने बताया है कि व्यूअर्स लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आराम से बोला जाए तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम फटाफट बोलेंगे, फटाफट अंदाज में समाचार की तरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से फिसल जाएगा। हाँ, एक सुविधा आपके अंदर ये रहती है, यूट्यूब के ने सुविधा ये दिया है, अगर आपको वीडियो जो है लगे कि जो है इसका मोशन जो है बोलने का, टीचर के बोलने का मोशन थोड़ा कम है, तो आप जो है वहाँ स्पीड उसका थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारी जो स्पीड है बोलने की वो बढ़ जाएगी। तो ये सुविधा हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो पड़े तो सबसे पहला जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा क्या है। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा सह विद्याया विमुक्तये, सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, विद्या की जो तुलना है वो शिक्षा से की गई है। ठीक है, पहले के समय में जो है गुरुकुल प्रणालियों में, प्राचीन इतिहास में या प्राचीन समय में जो है शिक्षा जो है गुरुकुल प्रणाली थी। टीचर जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं तो टीचर केंद्रित थी, जिसमें टीचर सेंटर होता था, टीचर ही सर्वे सर्वा होता था, टीचर का कहना ही माना जाता था। आज के समय में देखिए आप, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षक कहीं ना कहीं आपस में वार्तालाप करके, बातचीत करके, एक दूसरे से समझ करके पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे बीच में प्रश्न पुटअप कर रहे हैं, टीचर उसका जवाब दे रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में था कि टीचर जो बोल रहा है उसको आप मौखिक रूप से सुनिए, बीच में कोई टोका टाकी मत कीजिए। लेकिन आज का समय पूरा परिवर्तित हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन हम शिक्षा के अर्थ को सबसे पहले समझेंगे, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कहा गया है भैया, शिक्षा जो है वह शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्षा जो है शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिखाना, सीखना या सिखाना। ध्यान दीजिएगा, और शिक्षा शब्द इंग्लिश शब्द जो है एजुकेशन,
एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। अब यहाँ पे एजुकेशन दो शब्द, एजुकेशन शब्द एजुकेटम से मिलकर बना है, एजुकेटम से मिलकर बना है, और एजुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ध्यान दीजिएगा, ई प्लस डी को, ई का मतलब की होता है बाहर की ओर, ड्यूको का मतलब होता है निकालना। अर्थात व्यक्ति के अंतर्निहित जो शक्तियां होती हैं, व्यक्ति के अंतर्निहित, बालकों के अंतर्निहित जो शक्तियां, जन्मजात शक्तियां हैं, शिक्षा के द्वारा उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ध्यान दीजिए। और अगर हम संकुचित अर्थ में जो है शिक्षा देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप जो है विद्यालय में जो शिक्षा आपको मिल रहा है, विद्यालय में या किसी संस्था में मिल रहा है आपको, यानी कि एक शब्द है इसके लिए, चाहर दीवारी, यानी कि बंद कमरे में, बंद दीवारों के अंदर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका कौन सी शिक्षा होती है? नैरो एजुकेशन, संकुचित शिक्षा। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में अगर हम आपको शिक्षा समझाने का प्रयास करें तो व्यापक अर्थ में हम विद्यालय से दूर, संस्था से दूर, कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पे हम ले सकते हैं, राह चलते भी हम किसी न किसी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग से, वृद्ध से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान ज्ञान होता है। आज आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके जो है हम लोग घर पर बैठकर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यापक अर्थ में शिक्षा को दर्शाता है। और इस प्रकार से आप व्यापक अर्थ में यूट्यूब का जो जरिया है, इंटरनेट का जरिया है, ई लर्निंग की जो व्यवस्था है, ये व्यापक को दर्शाती है। व्यापक अर्थ का मतलब मैंने जैसे समझाया कि चार दीवारी विद्यालय संस्था से बाहर भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज की महिलाएं आप देख रहे हैं घर बैठे ही खाना पकाना, खाना बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, बड़ों वृद्धों की सेवा भी कर रही हैं, माँ बाप की सेवा कर रही हैं, उसके साथ साथ घर पर बैठकर कोचिंग में, ऑनलाइन पेड माध्यम से कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर ले रही हैं। तो ये आपका ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन हुआ। अब अगर हम महत्व को जानने से पहले इसके कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दे लें, इसके कुछ परिभाषाओं पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने कहा है, जो हमारे पाश्चात्य थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो आपने बहुत उदाहरण तो देखा ही होगा, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। और आप इसको घर पर आप अनुभव भी कर रहे होंगे, या कभी बीमार रहे होंगे तो उसको अनुभव किए होंगे कि अगर हम बीमार हैं तो पढ़ाई में मन बिल्कुल हमारा नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें जो है स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो अरस्तु महोदय जी का जो है ये जो डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सटीक है, बहुत फायदेमंद है, इसको जानना जरूरी है। फिर जो है उसके बाद जो है अगर हम बात करें महात्मा गांधी का, जो हमारे बहुत बड़े, या इनका कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो डेफिनेशन है, इन्होंने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है, बालक मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास। अगर शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसके आपका मन, मस्तिष्क और आत्मा का संपूर्ण विकास हो जाता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है। और सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको समझाऊं। नैतिकता, सामाजिकता, चरित्रता, बौद्धिकता, ठीक है ना। ये जो चारों प्रकार के हमारे नॉलेज है, ये बढ़ता रहता है, इसका विकास होता रहता है। शारीरिक विकास तो होता ही है, सामाजिक विकास भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जिससे सर्वांगीण विकास हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो है
क्योंकि शंकराचार्य का तो हमने बता ही दिया, सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। मैं आपको बताऊं, यहां पर जॉन एडम्स महोदय जी थे। जॉन एडम्स, जॉन एडम्स महोदय जी थे। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, डाइपोलर, डाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं कि जैसे चुंबक आप लोग जानते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। जितना महत्व आपके नॉर्थ का होता है उतना ही महत्व साउथ का होता है। अगर मैग्नेट में अगर हम नॉर्थ को हटा दें तो इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। जो इसका गुण है वो गुण बेकार हो जाएगा। गुण का मतलब खाने वाला गुण नहीं भाई, गुण का मतलब है प्रॉपर्टी, मीन्स विशेषता। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर साउथ नहीं है तो नॉर्थ बेकार, नॉर्थ है तो साउथ बेकार। एक बात और है, इसको जितना भी ब्रेक करते जाओगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जितना भी ब्रेक करते जाएंगे आप तो नॉर्थ और साउथ में यह ब्रेक होता जाएगा। यानी कि अगर इसको आधा ब्रेक कर दिया तो नॉर्थ साउथ इसमें ही बन जाएंगे। तो थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो है जॉन एडम्स ने कहा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी में आपके जो है एक ध्रुव पर जो है शिक्षक और दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी है। पहले ध्रुव पर शिक्षक और दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी हैं। शिक्षक के बिना शिक्षार्थी अधूरे हैं और शिक्षार्थी के बिना शिक्षक अधूरे हैं। टीचर के बिना स्टूडेंट बेकार, स्टूडेंट के बिना टीचर बेकार। ठीक है ना? अगर स्टूडेंट को शिक्षा ग्रहण करनी है तो टीचर का होना आवश्यक है, और अगर टीचर को शिक्षा देनी है तो स्टूडेंट का होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इन दोनों के जो है शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन डीबी महोदय जी आए। फिर जॉन डीबी महोदय जी आए, यहां पे लिख दे रहे हैं जॉन डीबी महोदय जी आए। इन्होंने कहा, भैया जी मेरी बात सुनिए आप, जॉन एडम्स महोदय जी, आप द्विध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं, डाइपोलर प्रोसेस कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज को नकारता हूं। मैं एक चीज और जोड़ता हूं जो इंटरेस्टिंग बनाएगी। जॉन डीबी ने इन दो के अलावा तीसरा जोड़ दिया, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, सिलेबस। उन्होंने कहा कि जब तक सिलेबस नहीं होगा, जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक शिक्षण प्रक्रिया बेकार है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षक और शिक्षार्थी को जो पाठ्यक्रम होता है वो जोड़ के रखता है, आपस में एकदम जकड़ के रखता है। अगर स्टूडेंट पाठ्यक्रम के विषय में नहीं जान रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है, और टीचर नहीं जान रहा है कि मुझे पढ़ाना क्या है, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाएगा। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो बेकार हो जाएगा। भाई बात वैसे हो गई कि टीचर को पता ही नहीं कि मुझे पढ़ाना क्या है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, जा करके वैसे ही लेक्चर झाड़ रहा है फर्जी में। और स्टूडेंट को भी नहीं पता है मुझे पढ़ना क्या है, वैसे आया बैठ गया, टीचर कुछ भी बता दे, कुछ भी ज्ञान लेके चला गया। तो कहीं ना कहीं जॉन डीबी का जो है जो बात है उसमें दम तो है, ये मैं भी स्वीकार करता हूं। अगर पाठ्यक्रम नहीं पता है तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। देखिए आप लोग ध्यान देते होंगे, लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीतियां लागू होती रहती हैं। जैसे अभी NEP 2020,
NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई और आप जान रहे हैं उसमें सारे के सारे पाठ्यक्रम चेंज कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में तो दम है, पाठ्यक्रम का महत्व है। समाज को बदलते हुए देख, समाज आगे जा रहा है, समाज में हो क्या रहा है, गांव में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा रही हैं, हमेशा ये रिसर्च होता रहता है। और पाठ्यक्रम को किस प्रकार से सुधारा जा सके, इस पर भी हमेशा रिसर्च होते रहते हैं। और जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो हम नेट और JRF की तैयारी करवा रहे हैं, खासकर ऐसे एस्पिरेंट जो नेट JRF की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, आगे चलकर जो PhD करते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे रिसर्च करते हैं कि एजुकेशन प्रक्रिया को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके और बेहतर में बेहतर किया जा सके, इस पर उनको रिसर्च कराया जाता है। तभी आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अपने आप में वेल अप टू डेट होता जा रहा है। नए नए तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, नए नए प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे समाज के विचार बदल रहे हैं, उनके थिंक बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, थॉट बदल रहा है, वैसे वैसे जो है उसका पाठ्यक्रम भी चेंज किया जा रहा है। और आप रीड किए होंगे क्योंकि आप समझदार हैं, समाज में जिस प्रकार से विचारें फैलती जाती हैं उसी प्रकार से उसका सिलेबस का निर्माण किया जाता है। पुरानी परंपराओं को जानने के लिए नई चीज़ों को जोड़कर उसमें शामिल किया जाता है, ताकि बच्चा पुरानी चीज़ों को भी समझे, नई चीज़ों को भी समझे, उनके दोनों के बीच जो है जोड़कर उसको समझने का प्रयास करे। जैसे एक उदाहरण है, गीता हमें सिखाती है, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें 3 प्रकार के मार्ग हैं। और 3 प्रकार के मार्ग क्या हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हम समझाने का प्रयास करें तो ज्ञान मार्ग जो है, अगर आपको किसी चीज का जो है ज्ञान है, समझ है, तभी आप कर्म करेंगे उस क्षेत्र में। और कर्म कब करेंगे? जब आपको जो काम करने का उद्देश्य है उसमें भक्ति हो। जैसे अगर आपको अपने पिताजी से मिलने जाना है, ये ज्ञान है, संज्ञान में है कि हमें अपने पिताजी से मिलने जाना है, लेकिन अगर आपके अंदर आपके पिताजी के प्रति भक्ति नहीं है तो आप कर्म करके उनसे मिलने नहीं जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान और कर्म के बीच जो है भक्ति जो है एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, पिलर की तरह काम करता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक और शिक्षार्थी में जो पाठ्यक्रम होता है वो एक पिलर की भांति कार्य करता है, उन दोनों को जोड़े रखता है, आपस में संजोए रखता है उन दोनों को। ठीक है, अब इनके बाद जो है कहीं ना कहीं कहा गया है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, अनवरत चलती है। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, मल्टीपल प्रोसेस। कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो है इन सारे चीज़ों का चर्चा परिचर्चा इसलिए किया गया है कि सबसे पहले हम लोग शिक्षा को जाने। शिक्षा अगर जान गए कि शिक्षा है क्या, एक्चुअल में ज्ञान है क्या, हमें ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का सही रूप में परिमार्जन हम बच्चों पर कैसे करें, इसके लिए हमें शिक्षण जानना आवश्यक है। तो शिक्षा और शिक्षण में अंतर यही है कि शिक्षा पहले व्यक्ति प्राप्त करता है, फिर जब शिक्षण कार्य करने जाता है तो उसके लिए उसको स्किल सीखना पड़ता है, कला सीखनी पड़ती है कि किस प्रकार हमें पढ़ाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ आपको एजुकेशन सब्जेक्ट विषय में सीखनी है, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आप सभी को जो है नियमबद्ध तरीके से सिलेबस वाइज आपको टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपको नया चीज़ लगे उसको तुरंत कॉपी और पेन लेके बैठे रहें, उसको नोट्स बनाते रहें। जो भी चीज़ आप पहले से जानते हैं, ऑल द बेस्ट, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आप
नहीं जान रहे हैं तो उस चीज़ को नोट कर लें जो आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है। हाँ, एक प्रकार और बता दे रहे हैं, इसका एक बेसिक उदाहरण बता दे रहे हैं जो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे जॉन डीबी का एक कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। उन्होंने देखो, हाँ, इसको शायद बताना हम भूल गए। जॉन एडम्स ने कहा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीबी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस में शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। इन तीनों को जो है संगम शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। जैसे आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में तीन चीजें थी, उसको मैं बता दूं। रथ, रथी और सारथी। ये तीन शब्द आपने सुना है, रथ, रथी और सारथी। ध्यान दीजिएगा, सारथी श्री कृष्ण को कहा गया है, रथी को जो है अर्जुन हम कह दे रहे हैं, रथ को हम रथी है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में हम रथ देखेंगे। लेकिन अगर हम चलो रथी लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अब इन तीनों की तुलना देखो हम कर रहे हैं, श्री कृष्ण की तुलना से एक शिक्षक से हम कर दे रहे हैं। आपको हमें ये विश्वास है कि ये उदाहरण बहुत समझ में आ जाएगा। जॉन डीबी की जो डिफिनेशन है शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अर्जुन का मतलब शिक्षार्थी और रथ का मतलब पाठ्यक्रम। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बताया जा रहा है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठकर शिक्षा प्रदान कर रहे थे कि हे अर्जुन, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। वहां पे वो ज्ञान दे रहे थे। लेकिन ज्ञान देने के लिए, चलने के लिए, लड़ाई करने के लिए, महाभारत को जीतने के लिए क्या आवश्यक था? रथ आवश्यक था। अगर रथ ना होता तो कोई भी कुचल के चला जाए। उसी प्रकार से सारथी यानी कि श्री कृष्ण और आज के समय में शिक्षक, तीनों एक ही समान है। रथी यानी कि जो अर्जुन है, अर्जुन रूपी शिक्षार्थी, क्योंकि अर्जुन हे श्री कृष्ण, हे माधवेंद्र, हे केशव, ये क्या होता है बताएं मुझे, कैसे? तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा थी जानने की, क्यूरियोसिटी थी। उसी प्रकार से शिक्षार्थियों के अंदर भी क्या होती है, जिज्ञासाएं होती है कि हम अपने टीचर से उस चीज को सीखें। अहम बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, अब पाठ्यक्रम जो है रथ के समान है। अगर रथ का एक भी पहिया कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, उसका एक धुरी कहीं ना कहीं से डैमेज हो गया, तो समझ लीजिए रथी सारथी सब धराशायी हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर पाठ्यक्रम हमारा गड़बड़ है, पाठ्यक्रम गलत है, तो समझ लीजिए शिक्षार्थी शिक्षक दोनों बेकार हैं। शिक्षक गलत पढ़ाएगा और शिक्षार्थी गलत शिक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए आज के समय को देखते हुए पाठ्यक्रम को इतना मजबूत करना चाहिए, पाठ्यक्रम को इतना सुचारू रूप से वेल अप टू डेट होकर के बनाना चाहिए, जो आने वाले भविष्य में बच्चों को जो है उनका जीवन संवर सके, संभल सके, एक व्यवसायीकरण का रूप दे सके, अर्थ को कमाने में, पैसे को कमाने में उनका एक अहम भूमिका हो सके, उनका मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके, चारित्रिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, मोरलिटी आए उनके अंदर, बड़ों के प्रति आदर हो। इस प्रकार से ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा पाठ्यक्रम ठीक होगा तो शिक्षण व्यवस्था ठीक से चलेगी। पाठ्यक्रम अगर गड़बड़ है, लूज फांस है, कहीं ना कहीं बेकार है, तो शिक्षण व्यवस्था भी गलत में जाएगी। इसलिए हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि ऐसे ऐसे चीज़ों का जो है खोज करें, रिसर्च करें, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो करके, जो हमारा एक लक्ष्य है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो करके
हम ऐसे शिक्षण व्यवस्था में रिसर्च करें जो समाज के हित में हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाया जाए जो कम समय में भी व्यक्ति को जो है आर्थिक सहायता दे सके, व्यवसाय क्षेत्र में जा सके। इस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था में सुचारू रूप से निरंतर एक सुधार हो सके, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लगे, वीडियो लंबा है, इस पर नहीं जाना चाहिए। हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि टीचर बीच में कह क्या रहा है। अंत समय में मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वीडियो बनेगा तो उसके अंत में आप सभी को जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाकलन किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक पहले चैप्टर जो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो जो है एक इंट्रोडक्शन लेवल हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शिक्षण के स्तर क्या हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, अवधारणा क्या है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उस सारे टॉपिकों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक श्रृंखला आप सभी को ये प्रोवाइड की जाएगी कि किस प्रकार से जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जो है क्वेश्चन होते हैं, उनके 10-10 प्रश्नों का एक श्रृंखला बनाया जाएगा और उन प्रश्नों को जो है डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हमारी ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारा जो नॉलेज है वो सटीक है। जैसे एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्प में से कोई एक सही होगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन वो 3 विकल्प और जो बच रहे हैं उनका अध्ययन कोई नहीं कराता है। तो हम लोग जब सीरीज शुरुआत करेंगे तो उस सीरीज में जो है उन 10 प्रश्नों को डीपली अध्ययन करेंगे। जो विकल्प सही होगा वो तो अध्ययन करेंगे, लेकिन जो 3 विकल्प और दिए गए हैं वो क्यों है, कैसे हैं, उनका क्या महत्व है, उसको भी साथ में जानते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक पंथ कई काज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको कमियां लगें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, तो पहले से कह देने से कोई बुराई नहीं है। अगर जहां भी आपको वीडियो में कमी लगे, वॉइस में कमी लगे, बोलने की गति में कमी लगे, तो आप अपने कमेंट्स जो है उसमें कर दीजिएगा, जिसको कमेंट को पढ़ करके जो है हम उस चीज़ का समाधान करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को जो है हम एक अच्छे लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।